Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे फर्स्ट बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी का तारुफ। स्टूडेंट्स ये बात जहन में रखें कि ये चैप्टर आपके एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और मज़ीद चैप्टर को डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो उसे सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकॉन को प्रेस करें ताकि जो भी इस चैप्टर से रिलेटेड या कोई भी बायोलॉजी से रिलेटेड वीडियो अपलोड हो तो उसका फौरी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं हमारा चैप्टर। देखिए, सबसे पहले इंट्रोडक्शन में जाएं तो हम थोड़ा इसकी हिस्ट्री की बात करेंगे कि कौन से साइंटिस्ट ने सबसे पहले बायोलॉजी की टर्म को यूज़ किया था। दो नाम यहाँ पर मैंने लिखे हैं, नंबर 1 लामार्क एंड नंबर 2 ट्रेवियनस। ये वो दो साइंटिस्ट हैं जिन्होंने 1801 में सबसे पहले बायोलॉजी का वर्ड यूज़ किया था। और दूसरे नंबर पे बात ये भी ज़हन में रखें कि आप क्योंकि बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बायोलॉजी का फादर कौन कहलाता है। स्टूडेंट, बायोलॉजी का जो फादर था वो था अरिस्टोटल, जिसे आप अरिस्तु के नाम से जानते हैं। ही वॉज द फादर ऑफ बायोलॉजी। अब हम नेक्स्ट पॉइंट की जानिब जाते हैं। हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे अबाउट द डेफिनेशन ऑफ बायोलॉजी। अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो ये बात जहन में रखें, बायोलॉजी इज़ एक्चुअली द ब्रांच ऑफ साइंस। नंबर पॉइंट ज़हन में रखें, 1 पॉइंट ज़हन में रखें कि बायोलॉजी क्या है, ब्रांच ऑफ साइंस। ये साइंस की एक शाख है। जिस तरह से फिज़िक्स साइंस की एक शाख है, केमिस्ट्री साइंस की एक शाख है, सिमिलरली बायोलॉजी इज़ आल्सो द ब्रांच ऑफ साइंस। एंड द टर्म बायोलॉजी इज़ डिराइव्ड फ्रॉम 2 ग्रीक वर्ड। बायोलॉजी का जो टर्म है ये 2 यूनानी अल्फाज का मजमूआ है। नंबर 1 देखें बायो और नंबर 2 लॉजी। बायो लिया गया है बायोस से और लॉजी लिया गया है लोगोस से। स्टूडेंट्स, से आप जानते हैं इस बात के बारे में कि बायोस मीनिंग क्या है, लाइफ, एंड लोगोस मीनिंग क्या है, स्टडी, रीजनिंग, थॉट्स। क्लियर? सो हम सिंपली इन 2 अल्फाज को यूज़ करके कैसे डिफाइन करेंगे, द स्टडी ऑफ लाइफ आर लिविंग थिंग इज कॉल्ड बायोलॉजी। तो हम इसे डिफाइन करते हैं, द स्टडी ऑफ लाइफ, या इसे आप क्या बोलेंगे, लिविंग थिंग्स। जिससे लिविंग थिंग्स को आप ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं, इज कॉल्ड बायोलॉजी। सो स्टूडेंट, ये इसकी डेफिनेशन है कि ज़िंदगी का मुतालिया क्या कहलाता है, बायोलॉजी कहलाता है। ये बात ज़हन में रखें कि साइंटिस्ट जो हैं या बायोलॉजिस्ट की अगर हम बात करें, वो लाइफ को कंप्लीट डिफाइन नहीं कर सकते। बायोलॉजिस्ट जस्ट स्टडी करते हैं अबाउट द लाइफ या लिविंग थिंग्स में होने वाले प्रोसेसेस के बारे में, इनकी स्ट्रक्चर के बारे में और इनका इंटरेक्शन मीन ताल्लुक़ जो इनका इनके माहौल के साथ और दूसरे जानदारों के साथ मौजूद होता है। स्टूडेंट्स, ये बात भी ध्यान में रखें कि जो बायोलॉजिस्ट होते हैं वो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं अबाउट द नेचर, कि कायनात में कौन सी चीज़, कौन सा जानदार किस तरीके से रह रहा है, इसका स्ट्रक्चर क्या है और इसके स्ट्रक्चर्स के फंक्शंस क्या हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये आपके एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है
व्हाट आर दी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग थिंग्स। देखिए, हम क्योंकि लाइफ या लिविंग थिंग्स के बारे में पढ़ रहे हैं तो हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम पहले डिफ्रेंशिएट करें लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग को, मतलब जानदार और बेजान चीज़ों के दरमियान फ़र्क क्लियर करें। तो करैक्टर्स में अगर देखें तो आप भी लिविंग थिंग हैं, ऑर्गेनिज्म हैं। आप अपने अंदर ये सारे करैक्टर जो मैंने व्हाइट बोर्ड पर लिखे हैं इनको ऑब्जर्व करेंगे और साथ में अपने करीबी मौजूद नॉन लिविंग थिंग जो आपके करीब वाल्स, दीवार है, चेयर्स पड़ी हैं या कोई भी टेबल आपके पास पड़ा है, वो तमाम नॉन लिविंग थिंग्स हैं। जो करैक्टर मैं बोलूँगा आपने ये खुद में भी ऑब्जर्व करने हैं और ऑब्जर्व करने हैं आपके इन्वायरमेंट में, ये क्या आपके इन्वायरमेंट में मौजूद नॉन लिविंग थिंग में करैक्टर है। सो स्टूडेंट, हम फर्स्ट करैक्टर देखते हैं लिविंग थिंग का। पहला करैक्टर हमने यहाँ लिखा है, लिविंग थिंग कैन ग्रो इन साइज। जो जानदार होता है ये साइज़ में बढ़ सकता है, मीन्स इसकी ग्रोथ हो सकती है। जबकि अगर हम नॉन लिविंग थिंग की बात करें तो उसकी ग्रोथ पॉसिबल नहीं है। देखिए, आपने जो चेयर 4 से 5 साल पहले अपने रूम में देखी थी, आज भी उस चेयर का साइज़ उतना ही है, उसका साइज़ मज़ीद इंक्रीज़ नहीं हुआ। डेट क्लियर दैट कि नॉन लिविंग थिंग कैन नॉट ग्रो इन साइज़। जबकि अगर आप अपनी एग्जांपल लें तो आप पहले छोटे थे, उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता आप बड़े होते गए। डैट मीन्स कि आपकी ग्रोथ में क्या हो रहा है, इजाफा। तो ये क्लियर डिफरेंस है बिटवीन द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग। नेक्स्ट देखें, लिविंग थिंग कैन मूव। जो भी जानदार है वो मूव कर सकता है। मैं यहाँ पर आपके सामने खड़ा हूँ तो मैं अपने हाथों को मूव कर रहा हूँ, अपनी बॉडी को मूव कर रहा हूँ। डेट मीन्स कि इट प्रूव्स डेट कि लिविंग थिंग्स कैन मूव। कोई भी लिविंग थिंग होगी वो क्या कर सकती है, मूव कर सकती है। नेक्स्ट हमारे पास है, लिविंग थिंग कैन रीप्रोड्यूस। देखिए, यहाँ पर 2 वर्ड्स हैं, री मीन अगेन एंड प्रोड्यूस मीन पैदा करना। तो जो भी जानदार है वो अपने जैसे नए जानदारों को पैदा कर सकता है, जबकि नॉन लिविंग थिंग नॉन लिविंग थिंग्स को पैदा नहीं कर सकती। नेक्स्ट हमारे पास है जी करैक्टर अबाउट द सेंसेस। सेंसेस हिस्सों को कहते हैं। जो जानदार होता है उसमें सेंसेस हिस्से होती हैं जो कि उसे देखने में मदद देती है। जैसे आपकी आइज़ हैं, ये आपका एक सेंसर है जो आपको देखने में मदद करता है। आपकी बॉडी पर और भी सेंसर्स मौजूद हैं जो टेम्परेचर को डिटेक्ट करते हैं, कोल्ड को डिटेक्ट करते हैं, ठीक है। और इन्हीं सेंसर्स की मदद से आप एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स शो करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है एक्सक्रीट। जो भी लिविंग थिंग होगी, जो भी जानदार होगा, वो अपने जिस्म से फालतू मादे को खारिज कर सकता है। कैन रिमूव वेस्ट मटेरियल फ्रॉम हिज बॉडी। अपनी बॉडी से वो वेस्ट मटेरियल को रिमूव कर सकता है। जबकि नॉन लिविंग थिंग में ना ही वेस्ट मटेरियल प्रोड्यूस होता है और ना ही वो उसे रिमूव कर सकती हैं। नेक्स्ट हमारे पास है कैन एक्वायर एंड यूज़ एनर्जी। जो जानदार होता है वो एनर्जी एक्वायर भी करता है और उस एनर्जी को एक्वायर करने के बाद यूज़ भी करता है। आप सिंपल एग्ज़ाम्पल देखें। आप खाना खाते हैं, खाना क्यों खाते हैं? एनर्जी लेने के लिए। और एनर्जी आपको क्यों रिक्वायर्ड है? ताकि आप अपनी बॉडी के फंक्शंस परफॉर्म कर सकें, आप चल सकें, आप बात कर सकें, बोल सकें, भाग सकें, दौड़ सकें। तो इसके लिए आपको क्या चाहिए होती है? एनर्जी। और ये एनर्जी कहाँ से आती है? आपकी फूड से। जबकि नॉन लिविंग थिंग में ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। नेक्स्ट पॉइंट जो कि लिविंग थिंग में मौजूद होता है, लिविंग थिंग्स हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड कॉम्प्लेक्स। स्टूडेंट्स ये बात जहन में रखें कि लिविंग थिंग्स स्पेशली अगर हम बात करें
मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म की, वो जानदार जो मुख्तलिफ सेल से मिलकर बनता है, फॉर एग्ज़ाम्पल एनिमल या हम ह्यूमन की बात करते हैं। हमारा जो बॉडी सिस्टम है ये कॉम्प्लेक्स है, पेचीदा है, और इसमें जितने भी हमारे प्रोसेसेस हो रहे हैं, मतलब हम खुराक खाते हैं, हज़म होती है और वेस्ट मटेरियल हमारी बॉडी से बाहर निकलता है, हमारा ब्लड जो है वो बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है, तो ये जो भी हमारी बॉडी में प्रोसेसेस हो रहे हैं ये एक ऑर्गेनाइज्ड वे में हो रहे हैं, और इसमें बहुत सारे हमारी बॉडी के अंदर ऑर्गन्स जो हैं एक ऑर्गेनाइज्ड वे में अपना अपना काम कर रहे हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पर हम ये बात लिखते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर हाईली ऑर्गेनाइज्ड एंड कॉम्प्लेक्स। नेक्स्ट पॉइंट की अगर हम बात करें तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग थिंग्स कंपोज्ड ऑफ वन आर मोर सेल। ये बात ध्यान में रखें कि जानदार वही होगा जिसकी बॉडी किससे बनी होगी, सेल से बनी होगी। कभी भी कोई भी जानदार बगैर सेल के मौजूद नहीं हो सकता। सो या तो लिविंग ऑर्गेनिज्म एक सेल से मिलकर बनता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें, एग्ज़ाम्पल है हमारे पास बैक्टीरिया, इसका अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो वो एक सेल से मिलकर बना है, या फिर किससे मिलकर बनता है, मोर सेल्स, मुख्तलिफ सेल्स से। इसकी एग्जांपल्स देखें, आपके पास मौजूद है प्लांट्स, आपके पास मौजूद हैं एनिमल्स। नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है वो है होमियोस्टेसिस। होमियोस्टेसिस क्या होता है स्टूडेंट्स? कहते हैं होमियोस्टेसिस एक ऐसा मैकेनिज़्म है जिसमें हम लिखते हैं यहाँ पर जानदार मेंटेन करता है, मेंटेन इंटरनल एनवायरनमेंट। कहते हैं कि जो जानदार होता है वो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखता है, जबकि उसकी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में मुसलसल तब्दीलियां आ रही होती हैं। जिस तरह अगर हम अपनी बॉडी की बात करें, हमारे आउटर जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है इसमें कभी टेम्परेचर 45, 50, 20, 15 यहाँ तक चला जाता है, जबकि हमारी बॉडी का इंटरनल टेम्परेचर हमेशा कितना रहता है, 37। मीन्स कि हमारे जो जानदार होगा वो अपने इंटरनल एनवायरनमेंट को क्या रखेगा, मेंटेन रखेगा। सो ये थे स्टूडेंट्स कैरेक्टर्स ऑफ लिविंग थिंग्स। एग्ज़ाम्स में आपको ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए पूछा जा सकता है, तो आपने तकरीबन 4 to 5 पॉइंट्स जो हैं वहाँ पर लाजमी लिखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास नया क्वेश्चन स्टार्ट हो रहा है अबाउट द ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। स्टूडेंट्स ये जो बायोलॉजी की ब्रांचेस हैं ये भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए बहुत ज़्यादा अहम है। अगर हम ब्रांचेस की बात करते हैं तो बायोलॉजी की ब्रांचें क्यों बनाएगी, पहला क्वेश्चन तो यही हम डिस्कस करेंगे जो हमारे जहन में मौजूद है। स्टूडेंट्स ये बात जहन में रखें कि बायोलॉजी जो है एक वास्ट नॉलेज है, एक वसी इल्म है। तो इस वसी इल्म को ईज़िली अंडरस्टैंड करने के लिए साइंटिस्ट ने या बायोलॉजिस्ट ने क्या किया कि बायोलॉजी की छोटी छोटी ब्रांचेस बना दी, ताकि हर ब्रांच को ईज़िली स्टडी किया जा सके और उस पर रिसर्च की जा सके। हमारे पास जो पहली ब्रांच मौजूद है वो है इकोलॉजी। हम इन्हें सिंपली डिफाइन करेंगे। इकोलॉजी की अगर हम बात करें, देखिए यहाँ पर 2 वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं। नंबर 1 इज़ इको एंड नंबर 2 इज़ लॉजी। इको वर्ड लिया गया है ओइकोस से, और लॉजी अभी लास्ट टाइम हमने बायोलॉजी में पढ़ा था, लॉजी कहाँ से डिराइव किया गया, लोगोस। मीन क्या हुआ, लोगोस मीन स्टडी एंड ओइकोस मीन क्या है, फैमिली, हाउस होल्ड, यानी कि घरेलू, जिसे आम अल्फाज में कहते हैं।
इकोलॉजी में हम स्टडी करते हैं अबाउट द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जानदारों के बारे में, देयर रिलेशनशिप विद अदर ऑर्गेनिज्म एंड एनवायरनमेंट, जानदारों का दूसरे जानदारों से ताल्लुक़ डिस्कस करते हैं और इनका उनसे माहौल से जो ताल्लुक़ है उसको हम स्टडी करते हैं। तो हम इसे किस तरह से डिफ़ाइन करेंगे? द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म इसमें हम स्टडी करते हैं किसके बारे में? ऑर्गेनिज्म के बारे में, देयर रिलेशनशिप, इनके ताल्लुक़ के बारे में, किससे ताल्लुक़ के बारे में? देयर रिलेशनशिप टू अदर ऑर्गेनिजम्स, दूसरे जानदारों से, एंड एनवायरनमेंट, और इसके एनवायरनमेंट यानी कि माहौल से जो ताल्लुक़ होता है उसे आप क्या कहते हैं? उसकी स्टडी को आप क्या कहते हैं? इकोलॉजी। सो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है ये है एम्ब्रियोलॉजी। अगर हम बात करें एम्ब्रियोलॉजी की तो इम्पॉर्टेंट है, शॉर्ट क्वेश्चन में ये ब्रांच में से कोई ब्रांच पूछी जा सकती है। एम्ब्रियोलॉजी की अगर हम बात करें, एम्ब्रियोलॉजी, यहाँ पर भी दो वर्ड यूज़ हो रहे हैं। देखिए ज़रा गौर कीजिएगा, नंबर 1 इज़ एम्ब्रियो एंड नंबर 2 इज़ लॉजी। एम्ब्रियो क्या होता है? एम्ब्रियो वर्ड लिया गया है एम्ब्रियोन से, विच मीन्स क्या है? अनबॉर्न। अनबॉर्न क्यों कहा जाता है इसे? देखें, इसको अनबॉर्न को समझने के लिए हम थोड़ा सा डिटेल में जाएंगे। देखिए, अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करते हैं, रिप्रोडक्शन में क्या होता है कि मेल क्या प्रोड्यूस करते हैं? स्पर्म्स प्रोड्यूस करते हैं, और फीमेल क्या प्रोड्यूस करती हैं? एग। अब जब फर्टिलाइजेशन होती है ड्यूरिंग मेटिंग, तो एग और स्पर्म आपस में मिलते हैं और क्या बन जाता है? ज़ाइगोट बन जाता है। अब ज़ाइगोट फर्दर डेवलप होकर क्या बनाता है? एम्ब्रियो। अब एम्ब्रियो क्या है? एक्चुअली ये बॉल ऑफ सेल होती है, ठीक है, और ये मज़ीद डेवलपमेंटल स्टेजेस से गुज़रती हुई एक मुकम्मल क्या बना देती है? ऑर्गेनिज़म बना देती है। अब कहते हैं एम्ब्रियोलॉजी में हम क्या स्टडी करते हैं? एम्ब्रियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं अबाउट द स्टेजेस, उन स्टेजेस के बारे में। कौन से स्टेजेस के बारे में? जो कि कहाँ पर मौजूद होती हैं? एम्ब्रियो से एक मुकम्मल जानदार बनने तक के दौरान जो भी स्टेजेस होती हैं उनकी स्टडी को, मुतालिया को हम क्या कहते हैं? एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट ब्रांच की अगर हम बात करें तो हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रांच है ये है जी फिजियोलॉजी। देखिए स्टूडेंट्स, फिजियोलॉजी क्या होता है? यहाँ पर भी दो वर्ड्स यूज़ किए गए हैं, तो वर्ड फिजियो एंड लॉजी। एक्चुअली फिजियोलॉजी में हम स्टडी करते हैं अबाउट द फिज़िकल पार्ट्स। फिज़िकल पार्ट्स मीन्स के हम किसी जानदार के ऑर्गन्स और उन ऑर्गन्स के फंक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं विद नेक्ड आई, मतलब बग़ैर लेंस के, बग़ैर माइक्रोस्कोप के हम उसे स्टडी करते हैं और इसे क्या बोला जाता है? फिजियोलॉजी बोला जाता है। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास मौजूद है मॉर्फोलॉजी। अगर हम बात करें मॉर्फोलॉजी की तो यहाँ पर भी दो वर्ड्स हैं, मार्फ एंड लोगी। मार्फ मीन क्या होता है? शेप, शक्ल, या आप इसे फॉर्म भी कह सकते हैं। इसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट द शेप और फॉर्म ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, एक जानदार की शक्ल या उसकी फॉर्म के बारे में इसे हम इन डिटेल स्टडी करते हैं और ये मॉर्फोलॉजी की मदद से हम मुख्तलिफ जानदारों को ईज़िली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, मतलब इनमें क्लियर डिफरेंस हम बता सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है पैलियोंटोलॉजी।
देखिए यहाँ पर वर्ड पैलियोंटोलॉजी, दो वर्ड है पैलियोंटो एंड लॉजी। पैलियोंटो मीन्स क्या है, फोसल्स, एंड लॉजी मीन क्या है, स्टडी। तो फोसल्स का मुतालिया क्या कहलाता है, पैलियोंटोलॉजी कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन स्टूडेंट। फोसल्स क्या होते हैं? फोसल्स आर डेड रिमेन्स, मुर्दा बकिया जात, किनके, ऑफ एनिमल्स, जानवरों के, एंड प्लांट्स। ये क्या कहलाते हैं, ये फोसल्स कहलाते हैं। और फोसल्स का मुतालिया क्या कहलाएगा, पैलियोंटोलॉजी कहलाएगा। फर्दर हम बात करते हैं अबाउट द नेक्स्ट ब्रांच, दैट इज साइटोलॉजी। स्टूडेंट साइटोलॉजी की अगर हम बात करें, यहाँ पर भी दो वर्ड्स हैं, साइटो एंड लॉजी। साइटोलॉजी, साइटो मीन सेल एंड लॉजी मीन स्टडी। तो इसमें हम इसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल। किसी जानदार की बॉडी में मौजूद जो सेल्स हैं उनके स्ट्रक्चर के बारे में और उनके फंक्शंस के बारे में। नेक्स्ट हमारे पास है एवोल्यूशन। एवोल्यूशन इर्तिका को कहते हैं। इर्तिका में क्या होता है, हम स्टडी करते हैं किस बारे में, जानदारों के बारे में, कि किस तरह से जानदार सिंपलर फॉर्म से कॉम्प्लेक्स फॉर्म में पैदा हो गए। क्योंकि साइंटिस्ट का ये मानना है कि मौजूदा जो जानदार हैं ये तकरीबन करोड़ों साल की एवोल्यूशन के नतीजे में पैदा हुए हैं। यानी कि पहले जो ज़मीन बनने के साथ जो यहाँ पर जानदार थे, वो जिस तरह आज जानदार मौजूद हैं ऐसे जानदार नहीं थे। आज के जो जानदार हैं ये पहले से मौजूद जानदारों में तब्दीलियों का नतीजा है और इसे नाम दिया जाता है एवोल्यूशन। साइंटिस्ट इस तरह कहते हैं कि, एक मैं बताता चलूँ आपको, साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग कि दुनिया में सबसे पहले प्रोकैरियोट्स मौजूद थे, यानी कि बैक्टीरिया मौजूद थे, और बैक्टीरिया से मुख्तलिफ जो है वो जानदार बनते गए और उन जानदारों से लेट्स सपोज के हम कहते हैं फ़िशेस बनती गई, फ़िशेस से एम्फीबियंस बनते गए, एम्फीबियंस से रेप्टाइल्स बनते गए, रेप्टाइल्स से बर्ड्स और मैमल्स बने। तो ये जो है ये साइंटिस्ट का आइडिया है और ये पूरे का पूरा जो स्टडी और इसका जो प्रोसेस को हम स्टडी करते हैं इसे क्या नाम दिया जाता है, एवोल्यूशन का। नेक्स्ट हमारे पास है माइक्रोबायोलॉजी। अगर हम बात करें माइक्रोबायोलॉजी की, देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर दो वर्ड्स यूज़ हो रहे हैं, माइक्रो एंड बायोलॉजी, यानी कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म की लाइफ के बारे में स्टडी करते हैं। माइक्रो बायोलॉजी, इसमें हम स्टडी करते हैं किन के बारे में, इसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में। देखिए माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो जानदार होते हैं जिन्हें हम आम आंख से देख नहीं सकते। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास मौजूद क्या हैं, वायरस मौजूद हैं, बैक्टीरिया मौजूद हैं, प्रोटोजोआ, ये क्या है हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं और इनका मुतालिया क्या कहलाता है, माइक्रोबायोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास है फ्रेश वाटर बायोलॉजी। फ्रेश वाटर बायोलॉजी क्या होती है, देखिए ज़रा, सबसे पहले हम जानेंगे अबाउट द फ्रेश वाटर और फिर हम स्टडी करेंगे अबाउट द लाइफ प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर। फ्रेश वाटर उन वाटर बॉडीज़ को कहते हैं जिनमें साल्ट्स की कंसंट्रेशन कम होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स, ये सारे के सारे किसके ज़खायर हैं, फ्रेश वाटर के। और यहाँ पर फ्रेश वाटर में रहने वाले जानदारों का मुतालिया कि वो किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, जिस वाटर में वो रह रहे हैं उसमें उसकी पैरामीटर्स खसूसियात क्या हैं और जानदार किस तरह से वहाँ पर सर्वाइव कर रहे हैं, इन तमाम चीज़ों का मुतालिया क्या कहलाता है, फ्रेश वाटर बायोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास है मैरीन बायोलॉजी। स्टूडेंट्स मैरीन की अगर हम बात करें तो मैरीन समंदर को कहते हैं।
और मरीन बायोलॉजी में हम स्टडी करते हैं उन जानदारों की लाइफ के बारे में इन डिटेल, जो कि कहाँ रहते हैं, जो समुद्रों में रहते हैं। अब मरीन मतलब आपकी बुक में लिखता है कि द मरीन बायोलॉजी is a branch of biology in which we study about the life present in sea and ocean। अब देखिए यहाँ पर वर्ड दो यूज़ हो रहे हैं। कौन सा एक वर्ड हो रहा है यूज़ सी, और दूसरा कौन सा यूज़ हो रहा है ओशन। अब सी भी समुंदर है, ओशन भी समुंदर है, कंबाइंडली आप इन्हें क्या कह रहे हैं, मैरीन। सी जो है ये छोटा समुंदर होता है, ठीक है, इसे आप बहीरा अरब भी कह सकते हैं। और दूसरा जो है वो ओशन है, ये जो है ये बड़ा समुंदर होता है। और ये दोनों जो है ये कंबाइंडली क्या कहलाते हैं, मैरीन। और इनके मरीन बायोलॉजी में हम क्या स्टडी करेंगे, जो लाइफ समुद्रों के अंदर रह रही है उनके बारे में जो हम मुताला करते हैं उसे मरीन बायोलॉजी कहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है वो है अबाउट द बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। देखिए स्टूडेंट, बायोटेक्नोलॉजी क्या है, कहते हैं कि द ब्रांच ऑफ बायोलॉजी विच डील्स विद द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, देयर सिस्टम्स एंड प्रोसेसेस इन द सर्विसेज in which scientists use the system and processes of living organisms and produce the products that are valuable for human। मतलब इनमें हम जानदारों का इस्तेमाल करते हैं और उन जानदारों की बॉडी के अंदर होने वाले प्रोसेसेस का यूज़ करके हम ऐसी प्रोडक्ट्स बनाते हैं जो कि इंसानों के लिए फ़ायदेमंद हों। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यहाँ पर बात करें, हम बैक्टीरिया को यूज़ कर रहे हैं, इसकी बॉडी के अंदर होने वाले प्रोसेसेस को यूज़ कर रहे हैं और उससे हम क्या चीज़ प्रोड्यूस कर रहे हैं, इंसुलिन। सो दिस इज़ ए बेस्ट एग्जांपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, हमारे पास नेक्स्ट ब्रांच है जेनेटिक्स। स्टूडेंट जेनेटिक्स क्या है, देखिए इसे आप सिंपली ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, कैसे, द स्टडी ऑफ हेरिडिटी, विरासत का मुतालिया क्या कहलाता है, जेनेटिक्स कहलाता है। अब स्टूडेंट्स विरासत जो है, देखिए मैं लिख देता हूँ यहाँ पर स्टडी ऑफ हेरिडिटी। अब ये जो विरासत है ये एक नस्ल से नई नस्ल में मुंतकिल होती है, यानी कि माँ बाप से बच्चों में मुंतकिल होती है। और ये जो विरासत मुंतकिल होती है ये किस शक्ल में होती है, ये शक्ल में ये मुंतकिल होती है इन द फॉर्म ऑफ जीन्स। क्लियर? सो डेट्स वाई इसे क्या कहते हैं, जेनेटिक्स। नेक्स्ट हमारे पास है हिस्टोलॉजी। हिस्टो और लॉजी दो वर्ड है यहाँ पर। हिस्टो मीन टिश्यू एंड लॉजी मीन स्टडी। तो टिश्यूज़ का मुतालिया, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम बात करें तो हम कहते हैं कि मसल टिश्यूज़, और पौधों में फ्लोएम टिश्यूज़, जाइलम टिश्यूज़, ठीक है, इनका मुतालिया क्या कहलाता है, हिस्टोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट हमारे पास है ब्रांच टेक्सोनोमी। टेक्सोनोमी की अगर हम बात करें तो दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड ब्रांच ऑफ बायोलॉजी। टेक्सोनोमी में हम स्टडी करते हैं टेक्सोनोमी, इसमें हम स्टडी करते हैं अबाउट द नेमिंग, आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म। देखें पहली चीज़ इसमें हम क्या देखते हैं, आइडेंटिफिकेशन, और दूसरी चीज़ क्या, नेमिंग, यानी कि साइंटिफिक नाम देना जानदारों को, और तीसरा क्लासिफिकेशन। सो टेक्सोनोमी में हम मुतालिया करते हैं जानदारों की आइडेंटिफिकेशन, नेमिंग और क्लासिफिकेशन के बारे में। नेक्स्ट ब्रांच हमारे पास मौजूद है पैरासाइटोलॉजी। पैरासाइटोलॉजी इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन, दो वर्ड है पैरासाइटो एंड लॉजी। पैरासाइट निकला है, पैरासाइटो निकला है पैरासाइट से। अब आप पैरासाइट्स के बारे में जानते होंगे कि ये वो जानदार हैं जो दूसरे जानदारों से अपनी खुराक लेते हैं और उनमें डिजीज़ काज करते हैं। आप इसकी एग्जांपल दे सकते हैं प्लाज्मोडियम।
प्लाज्मोडियम एक पैरासाइट है। प्लाज्मोडियम को जो मॉस्किटो है ये उठाता है और शिफ्ट कर देता है किसमें, ह्यूमन बॉडी में, जिसकी वजह से बॉडी में कौन सी डिजीज़ पैदा होती है, मलेरिया। नेक्स्ट हमारे पास ब्रांच मौजूद है एनाटॉमी। एनाटॉमी की अगर हम बात करें तो ये बायोलॉजी की वो ब्रांच है जिसमें जानदार का इंटरनल स्ट्रक्चर्स का मुताला किया जाता है। इंटरनल स्ट्रक्चर्स का मुताला किया जाता है विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। नेक्स्ट हमारे पास जो ब्रांच है वो है जू जियोग्राफी। दो वर्ड्स हैं यहाँ पर। जू, आप अक्सर चिड़ियाघर को जू कहते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पर एनिमल्स होते हैं। तो जू का मतलब क्या है, एनिमल्स। एंड द सेकेंड वर्ड इज जियोग्राफी। सो यहाँ पर कहता है कि द जियोग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल्स इन डिफरेंट रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड इज़ कॉल्ड जू जियोग्राफी। इसमें हम स्टडी करते हैं उन जानवरों के बारे में जो कि दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में मौजूद हैं। तो स्टूडेंट्स, ये थी ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी। तो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो होगा लेवल्स ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक होगा। तो आज तक के लिए इतना ही। इंशाअल्लाह नेक्स्ट नए लेक्चर में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।